हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और नेटवर्क थ्योरी के इस क्रैश कोर्स में हम लोग अगली यूनिट की तरफ बढ़ चुके हैं, यूनिट 5 दैट इज सिंगुलरिटी फंक्शन। अब देखिए गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट को ये एडवाइस दी जाती है कि आपको नेटवर्क थ्योरी के पहले सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नेटवर्क वाला टीचर जो सिग्नल के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं छोटे छोटे, अगर उनको नेटवर्क थ्योरी में ही थोड़ा सा पढ़ा दे तो आपको नेटवर्क थ्योरी के पहले सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यस, आप सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका वेटेज भी होता है। बट अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आपका वेटेज कम होता है, इस वजह से सिग्नल एंड सिस्टम को पहले उठा के, और वो सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसको सीखने में थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाता है प्रिपरेशन में। इसीलिए मैं किसी को भी एडवाइस नहीं देता हूँ, सबको बोलता हूँ नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करिए। नेटवर्क थ्योरी बहुत ही सिंपल है और ट्रिकी है, शुरुआत में इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट एक बार सीख गए उसके बाद फ्लोलेस आप लगाते जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक नेटवर्क थ्योरी कैसा है ना, आप अपना साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं बचपन में, जब एक बार परफेक्ट हो जाता है उसके बाद अगर 10 साल भी आप साइकिल नहीं चलाएंगे और 11वें साल अगर आपको साइकिल हाथ में मिली तो आप साइकिल चला लेंगे। तो वैसा ही ये जो सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी वैसा ही है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें थोड़ी धुंधली हो जाएगी नेटवर्क थ्योरी में, ये नहीं बोलूंगा, बट केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ कैसे लगाना है, सर्किट कैसे सॉल्व करना है, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा। जैसे साइकिल चलाने में पेडल वगैरह, बैलेंस वगैरह ऑटोमेटिक लगता है, चाहे कितनी साल बाद चलाओ, वैसा ही नेटवर्क थ्योरी है। ऑटोमेटिक सर्किट, सिंपल वाला सर्किट तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, हो सकता है ट्रांजिएंट में थोड़ी स्टेप भूल जाओ, बट नॉर्मल सर्किट तो सॉल्व कर ही लोगे। चलिए, बाकी बातें बाद में। सिंगुलरिटी फंक्शन, ये देखिए टॉपिक जो है, इससे बहुत ऐसा नहीं कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बट जब भी आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं कि सिंगुलरिटी फंक्शन के ऊपर जैसे क्वेश्चन होता है उसको डील कैसे करना है। सिंगुलरिटी मतलब है कि जो सिग्नल्स है आपके, जितने टाइप के सिग्नल्स है, तो आपने सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ना, मैं लाइन से फटाफट शॉर्ट में बता देता हूं आपको। सबसे पहले पढ़ा होगा इम्पल्स, इम्पल्स, और अगर ये 1 तक रहेगा, है ना, इम्पल्स का कैसे सिंबल है मैं सिंबल भी बताते जाता हूं। इम्पल्स है ना, डेल ऑफ टी से डिनोट करते हैं और ये इस तरीके का दिखता है कुछ। ठीक है, तो सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपका स्टेप, स्टेप, और स्टेप किस तरीके से दिखता है, ये स्टेप u ऑफ टी, और इसका जैसे एम्पलीट्यूड अगर 1 हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, अगर एम्पलीट्यूड 1 है इसका तो इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप, है ना। ये आपका अगर 1 तक जा रहा है, ये जो इनफाइनाइट पे, वैसे तो नॉर्मल आपका जो इम्पल्स है वो इनफाइनाइट पे जाता है, ठीक है, अगर 1 तक जाता है तो उसको यूनिट इम्पल्स बोल देते हैं हम लोग। और स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इसका जो एम्पलीट्यूड 1 तक है तो स्टेप हो जाएगा। रैंप में, है ना, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं सिग्नल सिस्टम के बारे में। रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल कैसा होता है, रैंप सिग्नल अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, जिसका स्लोप क्या होता है, अगर 1 है स्लोप, इसका सिंबल देख लेते हैं पहले, ये आर ऑफ टी से डिनोट होता है और ये कुछ इस तरीके से आता है। इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका मतलब उसको यूनिट रैंप बोल देते हैं, है ना। तो इसका मतलब यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, और सबसे स्टेबल कौन सा होता है आपका, यूनिट स्टेप। इसी से कंट्रोल सिस्टम में सारे जो कंट्रोल सिस्टम के सेकेंड ऑर्डर के आप जितने भी डेरिवेशन करते हो स्टेप से करते हो, यूनिट स्टेप से करते हो। ठीक है, 4th नंबर का है पैराबोलिक, 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 ये कम यूज होता है ना, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सिंबल और ये सब पता भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया पैराबोलिक। तो इसका मतलब है इस इम्पल्स, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक, इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इम्पल्स से स्टेप, स्टेप से रैंप, रैंप से पैराबोलिक अगर जाना है तो रिलेशन होता है कि आप इंटीग्रेशन करते जाइए। इम्पल्स का इंटीग्रेशन करेंगे स्टेप पे पहुंचेंगे, स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे रैंप पे पहुंचेंगे, रैंप का इंटीग्रेशन करेंगे पैराबोलिक पे पहुंचेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन, है ना। टॉप से बॉटम तक आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आते जाइएगा। अब उल्टा चलना है, पैराबोलिक से रैंप पे पहुंचना है तो डिफरेंशिएशन करना है, रैंप से स्टेप तक पहुंचना है फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना है, स्टेप से इम्पल्स तक पहुंचना है, इम्पल्स का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा, तो डी बाय डी टी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका बता देता हूं, एक आध फंक्शन बता देता हूं, जैसे डिफरेंशिएशन वाली। तो रैंप का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो ये रैंप का डिफरेंशिएशन, ये रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मुझे, इसका डिफरेंशिएशन स्टेप मिलेगा। ठीक है, और अगर मुझे इसका करना है, स्टेप का डिफरेंशिएशन करना है, स्टेप का डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, इम्पल्स सिग्नल मिल जाएगा, है ना। वैसे ही आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मान लो इसी को मैं कर देता हूं तो आर ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इंटीग्रेशन यू ऑफ टी
डी टी, यू ऑफ टी डी टी। तो देखो मैंने क्या करा, स्टेप का आपने स्टेप का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिल गया, रैंप मिल गया। तो मतलब आप इंपल्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप, रैंप का इंटीग्रेशन पैराबोलिक। तो शॉर्ट फॉर्म है तरीका याद रखने का। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। तो ये है सिंगुलरिटी फंक्शन और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन होता है। अब देखिए स्टेप आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप जो है, स्टेप को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने अभी एक लाइन खींच दी। तो समटाइम्स क्या होता है, स्टेप को मैं ऐसा लिखा, ये स्टेप है, ये रैंप है आपका, ये रैंप सिग्नल है, ये रैंप सिग्नल है। तो आपको वोल्टेज और करंट के रिलेशन कुछ स्टेप और रैंप के फॉर्म में दे सकते हैं या पैराबोलिक के फॉर्म में दे सकते हैं। इंपल्स में तो कम देखने को मिलेगा, बट स्टेप और रैंप के बीच में काफी रिलेशन देखने को मिलेगा। आपको बोल देंगे कि अगर करंट रैंप है और वोल्टेज स्टेप है तो बताइए एलिमेंट क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं भी करवा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फॉर द करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड इट्स वैल्यू। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन एल और 25, बी सी और 25, सी ऑप्शन एल और 2। मतलब आपको पता करना है कि दोनों वेवफॉर्म, एक वोल्टेज का वेवफॉर्म एक करंट का वेवफॉर्म है, कि ये कौन से एलिमेंट का है। रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है, इंडक्टेंस का है या फिर कैपेसिटेंस का है। ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जिसका ये वेवफॉर्म वोल्टेज का ऐसा होगा और करंट का ऐसा होगा। और आपको दे रखा है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और उसकी वैल्यू भी निकालनी है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको करने के तरीके होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझा देता हूं कि कैसे करना है एक सिस्टमेटिक वे से। नहीं तो क्या होगा, ये तो पता कर लोगे कि इंडक्टेंस है कैपेसिटेंस, ये पता करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है वो सबसे पहले बता देता हूं, बट वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत आ जाती है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो देखो आपको पता होगा कि अगर मैं कैपेसिटर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, अगर मैं इंडक्टर में वोल्टेज लिखूं तो इंडक्टर में वोल्टेज कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। और अगर मैं करंट लिखूं इसमें तो ये करंट कितना हो जाएगा, 1/L वी ऑफ टी डी टी। ये हो गया करंट, इंडक्टर की लाइन है ये पूरी की पूरी, है ना। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूं। कैपेसिटर की बात करें, है ना, ये आपका किसका था, इंडक्टर का। ये इंडक्टर के रिलेशन, कैपेसिटेंस के रिलेशन। तो कैपेसिटेंस के रिलेशन आपने पढ़े होंगे बचपन में, क्या मतलब शुरुआती वाले लेक्चर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका करंट, अगर लिखूं तो आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी। ऑफलाइन क्लासेस में मैं क्या करता हूँ कि 4, 5, 7 दिन 10 दिन बीत जाते हैं तो 10 दिन पहले वाला जो नेटवर्क है वो क्या होता है, बचपन का नेटवर्क हो गया है ना। तो इसी वजह से बोलने की आदत है। तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज हो जाएगा आपका, 1/C, ठीक है। और ये हो जाएगा आई ऑफ टी डी टी। और अब तो क्रैश कोर्स चल रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा बचपन हो गया आपका, है ना। ये सारी चीज़ें तो कई बार टकरा गई। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि अगर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है एक रैंप फंक्शन दे रखा है और स्टेप, है ना। तो भले 25 सेकंड तक, ये क्या है 25 सेकंड तक तो रैंप दे ही रखा है ना। रैंप से स्टेप में चेंज हुआ है, तो रैंप से स्टेप में, तो देखिए रैंप से स्टेप में अगर देखें हम लोग कि वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज आपका रैंप है और करंट आपका क्या है, स्टेप है। तो आपको रैंप से स्टेप मिला है, तो रैंप से स्टेप का क्या रिलेशन है, देखिए रैंप से स्टेप का ये वाला रिलेशन है, रैंप वाला। मतलब रैंप आपका क्या है, रैंप आपका है वोल्टेज, है ना। रैंप क्या है आपका, वोल्टेज है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन वोल्टेज बाय डी टी इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, उस साइड में स्टेप का क्या है, करंट है, स्टेप का क्या है, करंट है। तो करंट कहीं ना कहीं आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। अभी सी की वैल्यू नहीं पता, सी डीवी बाई डी टी, बट नेचर तो पता चल गया ना हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो पता कर लेंगे एलिमेंट कौन सा, इंडक्टेंस है कि कैपेसिटेंस है, क्योंकि हमें यहां पर रिलेशंस काफी आसानी से पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसके बीच में हो रहा है। और साथ में ये भी पता है मुझे कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में फॉर्मूले क्या है। तो सी डीवी बाई डी टी, तो देखिए डीवी बाई डी टी मतलब वोल्टेज रैंप का डिफरेंशिएशन, ये वोल्टेज है ना, तो ये रैंप है ना, रैंप का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल रहा है, स्टेप मिल रहा है। तो रैंप का डिफरेंशिएशन स्टेप मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस ही होगा। तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिफरेंशिएशन करंट का, इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब स्टेप का डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो एलिमेंट फाइंड करना आसान है, बट वैल्यू फाइंड करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। अभी मैं जल्दी से बता देता हूं इसका
शॉर्ट एंड सिंपल तरीका, सबसे पहले आप क्या करो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन होते हैं वोल्टेज का इक्वेशन लिख लो। वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, v ऑफ टी इक्वल टू, देखिएगा क्या क्या है वोल्टेज, 0 से लगाकर 25 सेकंड तक अगर मुझे चाहिए तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू mx मतलब 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू टी, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लगाकर 25 सेकंड तक। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड फिक्स है 2 का, तो 2 कहाँ से, t ग्रेटर देन 25। ये एक्सप्रेशन हो गया आपका, ये रैम का ये पूरा एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया। स्लोप निकालता आता है y डिवाइडेड बाई एक्स, y इज इक्वल टू mx, जो ओरिजिन से जा रहा था इंटरसेप्ट 0 है। अब यहां पर आप देखिए, इससे मुझे क्या बनाना है, स्टेप बनाना है। स्टेप बनाना तो मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूंगा, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो यहां पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, 2/25 सिंपली, t हट जाएगा 0 से लगाकर 25 तक, और ये क्या हो जाएगा 0, t ग्रेटर देन 25 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हमारे फॉर्मूले देखो, इधर फॉर्मूले में dv बाई dt कहां पर नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4 इंडक्टर कैपेसिटेंस, अभी नहीं पता हमें इंडक्टर है कैपेसिटेंस, वो तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले दूसरे मेथड से कर लिया था कि कैपेसिटेंस है, बट अभी हमें नहीं पता। अब फॉर्मूले देखो, चारों फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा सटीक लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला हमें ज्यादा सटीक लग रहा है, मतलब dv बाई dt इक्वल टू करंट, मतलब dv बाई dt सी, ऑब्वियस है कि यहाँ पर k का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर जो भी इसका कोफिशिएंट रहेगा वो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, तो वो इक्वल टू क्या दिखेगा, ये करंट का वैल्यू दिखेगा। और करंट का वैल्यू, करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, करंट का एम्पलीट्यूड है 2 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि इस साइड में अगर मुझे 2 एम्पेयर बनाना है और ये 25 को हटाना है, तो मैं दोनों साइड में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं, 25 का मैंने मल्टीप्लाई इस साइड भी कर दिया dv बाई dt में, और इस साइड भी मैंने 25 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया, 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25, अब जीरो वाला चीज तो हट ही गया है, 25 कैंसिल, तो इसका मतलब है कि 25 dv बाय dt इक्वल टू कितना हो गया, 2 एम्पेयर हो गया, क्योंकि करंट आपका गिवन है 2 एम्पेयर एम्पलीट्यूड। तो I इक्वल टू, तो किससे कंपेयर कर ले, इससे कंपेयर कर लो, देखो I इक्वल टू क्या है, I ऑफ टी इक्वल टू सी dv बाई dt, कंपेयर कर लेंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो बेहतर मेथड है ये, अब 2 मिनट से मतलब 4-5 सेकंड ज्यादा लगेंगे, आप बहुत ही इमीडिएटली वैल्यू भी फाइंड कर लोगे और फॉर्मूले को कंपेयर कर भी आसानी से कर लोगे। बट इसमें जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं तो कई बार गलती होने के चांसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, कैपेसिटेंस, और जिसकी वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म एलिमेंट शोन इन द फिगर, फाइंड द सर्किट एलिमेंट इट्स वैल्यू। अब इस बार करंट इधर है और वोल्टेज इधर है ना, चलिए फटाफट कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है हमारा। तो यहां पर हम ये बोल देंगे कि ये है हमारा करंट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन तो आप लिखते आना चाहिए आपको, y इक्वल टू mx, है ना। कोई ये मत पूछ लेना सर ये स्लोप कैसे लिखा है, नहीं तो फिर तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। 0t लेस देन 25, ठीक है। और कहां से फिर 2 एम्पेयर पे फिक्स हो गया, 2 एम्पेयर पे फिक्स हो गया, कहां है, t ग्रेटर देन 25। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसका मान लो डिफरेंशिएशन कर देता हूं। डिफरेंशिएशन, अब आप बोलेंगे सर आप इंटीग्रेशन भी तो कर सकते थे, बट डिफरेंशिएशन करना आसान है क्योंकि मुझे उधर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चाहिए, है ना, टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो वो हटेगा तभी जब हमें डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डी आई बाई डी टी, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, है ना, डी आई बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 25, और ये 0 हो गया 25, और t ग्रेटर देन 25, ठीक है। चलिए कौन सा फॉर्मूले से मैच कर रहा है, डी आई बाई डी टी। देखो डी आई बाई डी टी कहाँ है, डी आई बाई डी टी ये इंडक्टेंस वाले से मैच कर रहा है, और इसके साथ में एक इंडक्टर है और उधर वोल्टेज है, मतलब इसके इस साइड में हमें वोल्टेज चाहिए, और कितनी वैल्यू का वोल्टेज है, 2 वोल्ट का वोल्टेज है। तो 2 वोल्ट बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड में 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वोल्टेज वी ऑफ टी। तो ये वी ऑफ टी कितना है, 2 है, देखो 2 है, और ये कंपेयर करेंगे तो एल कितना है, 25 है, इसका मतलब एल एंड 25, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया।
बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाकी काफी पूछे जाते हैं, गेट के अलावा भी बहुत पेपरों में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द करंट वेवफॉर्म शोन इन द फिगर इज अप्लाइड to an inductance of value 2 Henry, the voltage across the inductor at t equal to 1 second. t equal to 1 second पे आपको क्या पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस पूछा है इंडक्टर में, करंट का वेवफॉर्म है। अच्छा यहां पर आप देखिए वोल्टेज पूछा है तो v ऑफ t इक्वल टू कितना हो जाएगा, L di बाय dt, L di बाय dt। और करंट अगर हमने देखो यहां पे तो करंट का जो ये वाला एक्सप्रेशन है, करंट का ये वाला एक्सप्रेशन है, लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल देते हैं। तो करंट का मुझे क्या आ जाएगा, टी के फॉर्मेट में, है ना, 0 से लगाकर 2 तक, ये वाला लाइन का एक्सप्रेशन लिखूं अगर मैं, तो आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5t, ओरिजिन से पास हो रहा है तो 5t रहेगा। कहां से कहां तक, 0 से 2। तो सिमिलरली 2 से 4 इस तरीके से चलता रहेगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 तक ही कर रहा हूं लाइन का एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे 1 सेकेंड पे ही मेरा वोल्टेज चाहिए। तो मैं 0 से 2 तक या 0 से 1 तक लाइन का इक्वेशन वही होगा। देखिए 0 से 1 लिखे, 0 से 2 लिखे, लाइन का इक्वेशन कभी भी नहीं बदलता है। आपको 1 सेकेंड पे चाहिए करंट तो t इक्वल टू 1 रख दो, 2 पे चाहिए तो रख दो, है ना। तो 0 से लगाकर 2 तक का एक्सप्रेशन आपका 5t ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वोल्टेज अगर देखें v ऑफ t इक्वल टू कितना हो जाएगा, L कितना है 2 हेनरी, और डिफरेंशिएशन इसका तो 5t का डिफरेंशिएशन dt, तो कितना हो जाएगा 5 का 2 इंटू 5, तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 वोल्ट। तो आपका 1 सेकेंड पे भी आपका क्या, देखिए टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया ना, वोल्टेज आपका क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब 10 वोल्ट ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप का कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्टेप है 0 से 2 तक, ये क्या आपका करंट है ना, करंट। तो इसका स्टेप जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बन गया आपका वोल्टेज v ऑफ t, और वैल्यू कितनी हो गई इसकी 10 वोल्ट हो गई। तो वो 1 सेकेंड पे भी क्या है आपका 10 है, और 2 सेकेंड पे भी क्या है 10 है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका 1 सेकेंड पे भी कितना है 10 है, क्योंकि उस रैंप का क्या बन गया है, स्टेप बन गया, कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली इसका भी बनते जाएगा, फिर इसका भी बनते जाएगा। ठीक है, बाकी आगे का हमें पता नहीं करना है, इस वजह से मैं आगे का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सिंपली 0 से 2 के अंदर ही मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जाना है, बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो सीखा है वो अप्लाई करना है बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। द वोल्टेज अक्रॉस 1 हेनरी इंडक्टर इज यूनिट इंपल्स, देन फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब देखिए वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज है v ऑफ t इक्वल टू यूनिट इंपल्स। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक प्रॉपर्टी होती है कि यूनिट इंपल्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो इंपल्स का जो एरिया होता है, जस्ट लाइक मैं अगर करंट निकालूं, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिएगा तो करंट निकालना पड़ेगा, 1/L v ऑफ t इंटू dt। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस कितना है आपका 1 हेनरी है तो 1 लिख दिया, और इंटीग्रेशन डेल ऑफ t इंटू dt। तो यहां पर एक सिग्नल एंड सिस्टम में आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे, देखिए यूनिट इंपल्स की प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है सिग्नल एंड सिस्टम में, बहुत सारे तरह की प्रॉपर्टी होती है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो एरिया अंडर द कर्व यूनिट इंपल्स का अगर लिमिट मैच करती है तो वो क्या होता है 1 होता है, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इस एरिया को 1 कर देंगे। ये पूरा एरिया अंडर द यूनिट इंपल्स क्या होता है 1 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो डायरेक्टली 1 कर दिया मैंने। तो करंट क्या हो गया, करंट हो गया 1, और एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 जूल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी, जो कि सिग्नल सिस्टम में आप बहुत ही ज्यादा आप टच में होंगे इस प्रॉपर्टी के, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये रहे सिंगुलरिटी फंक्शंस के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सिंगुलरिटी एनर्जी प्रॉब्लम, और उसके बाद जो सिंगुलरिटी फंक्शन है ये रहा,
ये सिंगुलरिटी फंक्शंस है ना। तो ये सारे सारे सिग्नल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना मैंने क्वेश्चन कराया इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने पैराबोलिक वगैरह के ऊपर भी कराया है आपके थ्योरी लेक्चर्स में, वहां पे भी देख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं, आप सब चीजें सीख गए। यहाँ से शेप बनाना, आप यहाँ पे इम्पल्स दे रखा है, उसका शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लिए। एक कॉन्सेप्ट और बचा है इसमें, उसके बाद ये पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जितना नेटवर्क का यूनिट 5 ये खत्म हो जाएगा। बल्ब प्रॉब्लम। देखिए बल्ब प्रॉब्लम वैसे तो गेट में बहुत ही रेयर पूछी जाती है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए बल्ब प्रॉब्लम का। तो उसके लिए मैं 2 कंक्लूजन दे देता हूं, फटाफट शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए एक केस होता है आपका बल्ब प्रॉब्लम में पैरेलल का। सपोज करो 2 बल्ब है आपके, ये 2 बल्ब है और ये आपके पैरेलल में लगे। ठीक है, पैरेलल में लगे हैं और ये आपका वोल्टेज सोर्स। तो पैरेलल में वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये 2 बल्ब है, ये बल्ब का रेटिंग पावर P1 मान लेता हूं इसका, और इसका मान लेता हूं पावर P2। लेट अस सपोज इसको 60 वॉट मान लेता हूं, इसको 40 वॉट मान लेता हूं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ये है, यहां से सीखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई पूछे आपसे कि पैरेलल कनेक्शन है और ये टोटल पावर कितना कंजप्शन हो रहा है, टोटल पावर अगर पूछे तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, P1 प्लस P2 कर देना, P1 प्लस P2 कर देना। ये रेटिंग से है ना, ये 60 वॉट और 40 वॉट क्या है, रेटिंग से। तो आप डायरेक्टली क्या करना, आपसे अगर कोई टोटल पावर पूछे तो इन रेटिंग्स का P1 प्लस P2 कर देना। ठीक है, 60 प्लस 40 100 वॉट इज द टोटल पावर कंजप्शन, ये कर सकते हैं। सेकंड आपसे पूछा जाता है रेजिस्टेंस निकालना। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना तो एक का बता देता हूं, सपोज करो 60 पावर वाले बल्ब का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ये पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो V स्क्वायर बाई R, मतलब V स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेम है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कौन सा, P1 पावर। तो आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सिमिलरली 40 का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, P2 लगा देंगे, 40 का निकालना है तो R40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हमें देखना है, अच्छा आपसे कोई बोले इसमें कि सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, 40 वॉट और 60 वॉट में सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, जिसका पावर ज्यादा है वो ग्लो भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ग्लो करने का मतलब है थोड़ा ग्लो नहीं करना है ना, ग्लो करने का मतलब कौन ज्यादा चमकेगा, है ना, कौन ज्यादा ब्राइटर रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे, जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसका ग्लो भी ज्यादा रहेगा, उसका ब्राइटर भी, उसकी ब्राइटनेस भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो पैरेलल में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं, बट क्वेश्चन पूछते नहीं है पैरेलल में, पूछते हैं सीरीज में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सीरीज में। देखिए अब सीरीज में क्या हो जाएगा, ये 2 बल्ब सीरीज में आपके, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से वोल्टेज है प्लस माइनस वोल्टेज V और करंट I जा रहा है। ठीक है, और ये 2 बल्ब है हमारे, बल्ब नंबर P1 P2, लेट अस सपोज 60 वॉट रेटिंग 40 वॉट रेटिंग है ना ये बल्ब की। अब देखिए पहला पॉइंट यहां से देखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा कि टोटल पावर अगर पूछे तो डायरेक्टली एडिशन नहीं करना, एक फॉर्मूला बता देता हूं, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला लगाना, दोनों का रेटिंग लगाना, P1 P2 डिवाइडेड P1 प्लस P2, तो आपको टोटल पावर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया, ऑलरेडी मैं इसका डिटेल वर्जन करा चुका हूं थ्योरी लेक्चर में, उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड अगर रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो रेजिस्टेंस 60 वॉट। देखिए नॉर्मली अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जब भी किसी बल्ब का रेटिंग या रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है तो पैरेलल में कनेक्ट करके ही कैलकुलेट किया जाता है। जो रेटिंग होती है वो पैरेलल, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम वो पैरेलल सिस्टम है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। इस वजह से पैरेलल सिस्टम हमारा यूनिवर्सली कनेक्टेड सिस्टम है। इस वजह से जो बल्ब की रेटिंग होती है उसके अंदर का रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। बट फिर भी अगर मुझे यहाँ पे करना है तो मुझे पावर कौन सा लगाना पड़ेगा, सेम क्या होता है करंट, तो I स्क्वायर R, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा मेरा पावर 60 वॉट डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर I स्क्वायर R। सिमिलरली 40 का भी कर देना है ना, 40 का भी कर देंगे तो 40 इक्वल टू P60 नॉट P60 P40 डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर का है कि जिसका पावर ज्यादा है वो कम चमकेगा, ग्लो कम करेगा, मतलब जिसका पावर ज्यादा, 60 वॉट वाला पावर क्या है, कम ग्लो करेगा, 40 वॉट वाला क्या है, ज्यादा ग्लो करेगा।
ठीक है, तो ये यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब में थोड़े से चेंजेस होते हैं। चमका के नहीं आपको, है ना, यहाँ चमक गया है बल्ब, आपको भी कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। तो एट दिस नोट हमारा यूनिट 5th जो सिंगुलरिटी फंक्शन है, जिसके सामने मैंने बल्ब के भी कंक्लूजन बता दिए, वो पूरा का पूरा फिनिश होता है और इस नोट पे ही आपका नेटवर्क थ्योरी फिनिश हो गया है। अब आप बोल रहे होंगे सर नेटवर्क थ्योरी कैसे फिनिश हो गया, अभी तो थ्योरम्स, ट्रांजिएंट, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बट जितना भी सॉल्विंग टेक्निक्स था, अब कोई भी चीज हम नई नहीं पढ़ेंगे। अगर थ्योरम्स पढ़ेंगे तो थ्योरम्स की 2 लाइन नहीं रहेगी, बाकी पूरा सॉल्विंग टेक्निक जो अभी तक पढ़ा है वही रहेगा। हाँ, एसी सिस्टम में थोड़े से मैं तरीके बताऊंगा कि एसी को कैसे एनालाइज करना है। एसी सर्किट, अभी तक सप्लाई कौन सी थी, डीसी सप्लाई थी, तो आपने नेटवर्क सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको एसी सप्लाई लगा के नेटवर्क सॉल्व करते सिखाऊंगा, बट केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, ये सब आपके एसी पे भी वही रहेंगे, नोडल वो भी वही रहेगा सेम, बस वहां पर आपको एसी क्वांटिटी को लेके चलना है। और किस तरीके से लेके चलना है वो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा नेटवर्क पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले मैं डीसी ओरिएंटेड सारी चीज बता देता हूं ताकि आपको इजी भी लगे, फिर एसी बता देता हूं। जब डीसी और एसी बता दिया उसके बाद फिर मैं थ्योरम्स और दूसरे जो भी चीज करवाता हूं उसमें मिक्सिंग क्वेश्चन कराता हूं, एसी और डीसी दोनों के, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे साड़ीकू जैसी बुक ने क्या किया, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्होंने क्या किया, पहले डीसी पढ़ा दिए और फिर डीसी पढ़ाने के बाद उस पर थ्योरम्स के क्वेश्चंस करा दी। सिर्फ डीसी ओरिएंटेड थ्योरम चल रहा है, तो अब स्टूडेंट क्या करता है, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन ये सब सीख रहा है तो डीसी के साथ सीखता है। बट मैं क्या करता हूं, पहले डीसी पढ़ा दो, एसी पढ़ा दो, दोनों पढ़ा दो, उसके बाद फिर उनके मिक्सिंग क्वेश्चन कराओ। थ्योरम्स पढ़ा रहे, थ्योरम में भी मिक्सिंग चलेगा, डीसी भी चलेगा, एसी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा साथ में, तो स्टूडेंट की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है। तो डीसी लगभग फिनिश हो चुकी है और जितनी भी सॉल्विंग टेक्निक है वो सब सीख गए। अब एसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल की कहानी मुझे अच्छे से बतानी है, जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसके अलावा कुछ भी ज्यादा आपके लिए नया नहीं है। अब जो भी चीज होगी वो सारी की सारी सीखी हुई चीजें रहेगी। रेजोनेंस होगा तो वहां पर भी 2-3 स्टेप आप क्या करेंगे, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बाद सॉल्विंग टेक्निक पूरा का पूरा जो आप सीखे हैं वही लगाना है। तो थोड़ा सा 80% नेटवर्क की सॉल्विंग टेक्निक सीख चुके हैं, 20% क्योंकि एसी में कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस होगी लाइक फेज एंड एंगल, बाकी नोडल, मेश, ये सब कुछ सेम रहेगा, वहां पर भी सेम रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एसी एनालिसिस के तरीके सीखेंगे, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में गोल्डन रूल सीखेंगे कि किस तरीके से क्रैश कोर्स में कॉम्पैक्ट तरीके से कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सके। ठीक है, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एसी एनालिसिस के साथ।